Hello everyone, I hope you all are doing great and I'm Sabina. Welcome you all in the Nursing Next Live, your digital coaching Pathshala, and today we'll be discussing about the CVA. Yes. So before we go into the detail of this topic, let us first briefly discuss very common uh, point related to CVA. There are lot of students who are not clear that what is CVA. There are many students who believe कि CVA एक cardiac disease condition है, that it is a cardiac or heart disease condition. So let me clear important fact related to CVA. Number one, CVA का full form क्या है? It is cerebrovascular accident. Right, point number one. It is nothing to do with कोरोनरी आर्टरी डिजीज. CAD आपकी कार्डियक डिजीज है विच इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहां पे कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता था, प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, वो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है हार्ट की. सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आपका क्या फुल फॉर्म है? सीवीए का फुल फॉर्म क्या है? सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. अब ये जो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ये कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, ये ब्रेन की है. राइट, एंड सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को ही हम स्ट्रोक बोलते हैं. स्ट्रोक और सीवीए अलग अलग नहीं है. सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक बोथ आर सेम. सीवीए को ही स्ट्रोक बोलते हैं. ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए. अब एक और चीज, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का मतलब पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है फिर उसको ब्रेन में इंजरी हुई है. राइट, तो ये भी बिल्कुल नहीं है. द फुल फॉर्म इज रिलेटेड टू सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट डज नॉट मीन्स दैट पेशेंट का कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी हुई है, पेशेंट की हिट हुआ है कहीं से. नहीं, ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है. पहले तो ये क्लियर कर लो. राइट, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एक ब्रेन का डिजीज कंडीशन है. इसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं. इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज से लेना देना नहीं है. मतलब डायरेक्टली लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली तो अफेक्ट होता ही होता है, बट ये हार्ट की डिजीज कंडीशन नहीं है, ब्रेन की है. ठीक है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, अगर हमें डिफाइन करना होगा दैट व्हाट इज सीवीए, बिकॉज क्वेश्चन में कई बार डेफिनेशन आता है. नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो सीवीए क्या होता है? इट इज बेसिकली, यू कैन से, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, loss of brain functioning due to किसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन लॉस हुआ? ड्यू टू डिसरप्शन इन द ब्लड सप्लाई. एज सिंपल एज दैट. ये आपको अपना डेफिनेशन लिख लेना है, दैट सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक, साथ में लिख देना. स्ट्रोक जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये मत भूलना कि स्ट्रोक अलग है, सीवी अलग है. सो स्ट्रोक एंड द सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट डिफाइन एज ब्रेन का फंक्शनिंग इंपेयर्ड होना, जैसे डिटीरियोरेट होना, लॉस होना, इंपेयर्ड होना. किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई. राइट, अब ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसमें वो जो है डिसरप्शन होने के दो कारण हो सकते हैं. देयर विल बी टू रीजन जिसकी वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो गई. अब ये दो कारण क्या हो सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टू कॉमन रीजन जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई. सबसे पहला एक रीजन है आपका, या तो ब्रेन की जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, वहां पे कोई क्लॉट आ गया. राइट, उस क्लॉट की वजह से, जैसे आपके कोरोनरी आर्टरी में होता है, कोरोनरी आर्टरी में क्या है, जैसे आपका कोरोनरी आर्टरी में, यस लेट मी, ये कोरोनरी आर्टरी है. अब यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे एक क्लॉट आ गया है. अब इस क्लॉट की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो मिनिमाइज हो गया. राइट, अब जो ब्लड फ्लो कर रहा था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब इतने से रास्ते से जाना पड़ेगा उसे, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, डिमिनिश्ड, कम फ्लो जो है ब्लड का वो कम हो, फ्लो और जो ब्लड का है क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा वो कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. राइट, सो सिमिलरली जो आपके ब्रेन जो फंक्शनिंग लॉस होती है स्ट्रोक में ब्लड सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने की वजह से, उसका एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपका
आपका कोई पेशेंट के सेरिब्रल वेसल्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, एम्बोलाई फॉर्मेशन है, या फिर प्लेग फॉर्मेशन हो गया, राइट। सो वेसल्स में सेरिब्रल वेसल्स में थ्रोम्बस या एम्बोलाई फॉर्मेशन की वजह से ब्लड सप्लाई मिनिमाइज हो गई है ब्रेन सेल्स में। अब ब्रेन सेल और टिश्यू को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है। दूसरा रीजन ये हो सकता है हेमरेज। हेमरेज हो गया मतलब ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं से लीक हो रही है, जो है वॉल जो है आपका वेसल्स का वो ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड लीक कर रहा है। ये भी एक रीजन है कि ब्रेन के टिश्यू को सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा। सो दीज आर द टू रीजन ड्यू टू विच द ब्रेन फंक्शनिंग कैन इम्पेयर्ड एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोक और cerebrovascular accident, right? Now let me show you, yes, very very beautiful image। अब ये दो मैंने जो रीजन बताए, कि जो रीजन है कि ब्लड सप्लाई ब्रेन के टिश्यू तक क्यों नहीं पहुंच पाई, एक हमारा रीजन था जिसमें हमारा ब्रेन के जो वेसल्स थे उसमें थ्रोम्बस या एम्बोलाई फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं इस्चिमिक स्ट्रोक, राइट। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक। और अगर कहीं जो वेसल्स है, जो ब्रेन की वेसल है वो लीक कर रही है, वो कहीं से ब्रेक हो गया, कट हो गया, राइट, प्रेशर की वजह से जो है बर्स्ट हो गई, इसको बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। So we have hemorrhagic stroke and ischemic stroke. Now let me show you the image, very beautiful image which can give you a clear illustration कि ischemic and hemorrhagic stroke में क्या हो रहा है। So ischemic stroke में ये हमारा वेसल्स है। अब ब्लड वेसल में ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, प्लेग फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बस हो गया, एम्बोलाई हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, ब्लड वॉल्यूम है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ब्लड वॉल्यूम, नाउ ब्लड इज नॉट एबल टू रीच टू द टिश्यू, राइट। क्या होगा, टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस हो गया। अब नेक्रोसिस के बाद जो टिश्यू होंगे वो डेथ हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, स्ट्रोक कॉज करेगा, ब्रेन फंक्शनिंग लॉस होगा। हेमरेजिक में जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई, रप्चर हो गई, जिसकी वजह से ब्लड सारा लीक कर रहा है कंपार्टमेंट में बाहर। बट वेसल्स में क्या है, क्योंकि बाहर लीक कर रहा है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगी, अगेन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू बी रिसीव टू द टिश्यू, जिसकी वजह से फर्दर आपका ब्रेन इस्कीमिया होगा, डेथ होगा, एंड ब्रेन फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होगा, राइट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक। तो ये आप अपने उसमें एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो जरूर लिखेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक विच इज ischemic stroke and हेमरेजिक स्ट्रोक। नाउ वी आर क्लियर आइडिया कि इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है। हेमरेजिक में रप्चर हुई वेसल्स, इस्चेमिक में ब्लॉकेज है। तो ये सिंपल ये वाला वर्ड भी याद रख लो, इस्चेमिक में ब्लॉकेज है वेसल्स में, हेमरेजिक में रप्चर हो गई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई। नाम की वजह से आप याद रख सकते हैं, हेमरेजिंग मतलब ब्लीडिंग। नाउ व्हाट कुड बी द रिस्क फैक्टर, वी हैव डिवाइडेड द रिस्क फैक्टर इनटू टू पार्ट, द मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो फैक्टर होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो है तो वो है ही। मॉडिफाइबल वो फैक्टर होते हैं जिनमें हम लाइफस्टाइल चेंज करके उन फैक्टर को हटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट ओबीज है तो वो अपना फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करेगा, अपना वेल बैलेंस डाइट लेगा, जिसकी वजह से वो उसका जो ये आपका जो बीएमआई है वो नॉर्मल आ सकता है, राइट। तो ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको मॉडिफाइबल बोलते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में एल्डरली जो ओल्ड एज वाले होते हैं उसमें देर आर इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। देन मेल में ज्यादा कॉमन होता है, द रीजन बिहाइंड इट इज not completely clear कि why male are more prone for the development of stroke. Then there is particular race जिसमें ज्यादा stroke के cases देखे जाते हैं, African American। Now if I talk about the modifiable risk factor, then hypertension, yes we all know, we all agree, hypertension सबसे important modifiable risk factor होगा, जहाँ पे hypertension हो गया, diabetes हो गया, ये सारी condition किसके लिए जो है रिस्क क्रिएट करती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कहीं ना कहीं अगर पेशेंट को प्लेग फॉर्मेशन है कोरोनरी आर्टरी में, वो एम्बोला थ्रोम्बस है,
अब देखो, अगर ये वेसल्स में एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, जब भी ब्लड फ्लो होता है तो ये थ्रोम्बस अगर कहीं ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे एम्बुलाई बन जाता है. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बुलाई. थ्रोम्बस क्या होता है? एक पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल, जो कि एक जगह पे है, बस ब्लॉक है, वो मूव नहीं कर रहा है. एम्बुलाई क्या है? वो ब्लड सप्लाई के साथ मूव कर रहा है, राइट. सो एम्बुलाई इज मच मोर डेंजरस, क्योंकि ये थ्रोम्बस से अगर यहाँ से कोई पार्ट ब्रेक हुआ और ये एम्बुलाई बना, और एम्बुलाई बन के जब वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो वो कहीं भी जाके ब्लॉकेज कर सकता है, एंड ब्रेन में भी जा सकता है, वहां भी ब्लॉकेज कर सकता है, राइट. सो ये आपके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आपके स्ट्रोक पेशेंट को सपोर्ट, स्ट्रोक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं. एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरलिपिडीमिया, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया, प्लेक फॉर्मेशन हो गया, obesity, smoking, then some cardiac diseases like endocarditis हो गया आपका, अगर पेशेंट को valvular heart disease है, likewise, right. So ये सारे रिस्क फैक्टर को हमें ध्यान में रखना है. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है तो उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक चीज हमेशा याद रखिए, स्ट्रोक वाले पेशेंट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. Now, why the time is very important? The reason behind, अगर आपका पेशेंट स्ट्रोक एक्सपीरियंस कर रहा है, स्ट्रोक एक्सपीरियंस स्ट्रोक वाले पेशेंट को अगर विद इन टाइम फ्रेम अगर उसको ट्रीटमेंट मिल गया, देन हम उसको कंडीशन को क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब कंडीशन ठीक हो सकती है. पेशेंट को हम पेशेंट का होता है ना कंडीशन, हम कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रोक को, राइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि पेशेंट का, अगर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रोक, सो विद इन आपको सबसे पहले टाइमली पेशेंट को जो भी नियर उसके हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी वहां पे जो है पेशेंट को शिफ्ट करना है, एंड टाइम को मॉनिटर करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब पेशेंट का स्ट्रोक वाले साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हुए. कैसे असेस करेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट एक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ. व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, दैट टाइम मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, सेकेंड ईयर मास्टर्स में हमारा फाइनल एक क्वेश्चन पेपर आया था मेड सर्च का, जिसमें हमारा क्वेश्चन था कि हमें जो है नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है फॉर द पेशेंट, जिसमें लिखा था डोर टू निडल टाइम. यस, सिर्फ डोर टू निडल टाइम लिखा था, एंड देयर वर नो डिजीज कंडीशन. अब इसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना था कि क्या मैनेजमेंट होगी. पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये डिजीज कंडीशन कौन सी है जिसमें डोर टू निडल टाइम प्रोवाइड किया जाता है, राइट. तो याद रखिए, जो आपका स्ट्रोक है वो डोर टू निडल टाइम होता है. नाउ लेट अस ब्रीफली एंड क्विकली डिस्कस ये डोर टू निडल टाइम क्या है, ताकि हमें उसको असेसमेंट पार्ट को और आसानी से हम समझ सके. डोर टू निडल टाइम, राइट. डोर टू निडल टाइम का मतलब क्या है कि जब पेशेंट को स्ट्रोक पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया, वहां से लेके जब तक पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिल गया. नाउ देर इज अ पर्टिकुलर वेरी, द ड्रग ऑफ चॉइस जो बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट ड्रग, जो अगर हमने स्ट्रोक वाले पेशेंट को दे दिया तो हमने क्या कर दिया? कंडीशन को रिवर्स कर दिया, स्ट्रोक को कंट्रोल कर लिया, राइट. मैनेज कर लिया एंड पेशेंट को सेव कर लिया, बिकॉज इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. पेशेंट आपका जो है मर भी सकता है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है. इसी को बोलते हैं डोर टू निडल टाइम. मतलब डोर मतलब पेशेंट का, जैसे ही पेशेंट आपका हॉस्पिटल में आया, द मोमेंट पेशेंट एंटर इनटू द हॉस्पिटल, वहां से लेके उसको इंजेक्शन मिलने तक का जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 60 मिनट. लेस देन इक्वल टू 60 मिनट में हमें क्या क्या करना है? पेशेंट हॉस्पिटल में जैसे ही आता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रोक का केस है, इमीडिएटली उसका सिटी स्कैन करना है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना है इश्मिक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, और पेशेंट को इंजेक्शन देना है. अब यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन देना है? तो जनरली यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, मोस्ट कॉमन एल्टीप्लेस, टेनेक्टप्लेस, एल्टीप्लेस, राइट. तो ये आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है इंजेक्शन. तो ये एक क्या होता है? डोर टू निडल टाइम होता है. जैसे ही आपका पेशेंट
हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में आने के बाद विद इन लेस देन 16 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें असेस करना है स्ट्रोक है, कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रोक है। सिटी स्कैन प्लेज अ मेजर रोल, सिटी स्कैन करवाना है पेशेंट का इमीडिएटली, एंड जैसे ही कंफर्म हो जाता है दैट यस दिस इज अ केस ऑफ स्ट्रोक, इमीडिएटली 60 मिनट के अंदर हमें ये मेडिकेशन दे देनी है। इससे क्या होगा, थ्रोम्बस जो होता है वो थ्रोम्बस बस्टिंग है, थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर देता है, एंड पेशेंट हैव, जो पेशेंट का स्ट्रोक है वो वहीं पर ही हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट देना होता है। तो ये है आपका डोर टू निडल टाइम। कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिया जाए दैट एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ डोर टू निडल टाइम, सो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। एक और चीज है वो है डोर टू बलून टाइम। अब डोर टू बलून टाइम आपका इससे रिलेटेड नहीं है, दिस इज डोर टू बलून टाइम। डोर टू बलून टाइम रिलेटेड है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन से, जो कि 90 मिनट का होता है। मतलब जैसे अगर पेशेंट आपका जैसे ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है, पेशेंट आपका जैसे हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल आने के बाद 90 मिनट के अंदर हमें पेशेंट का पीटीसीए करना है, पीटीसीए परफॉर्म करना है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिससे कि हम जो प्लेक फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर सके। अगर हमने कर लिया देन देर आर हाई चांसेस के पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, राइट। सो डोर टू बलून टाइम कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डोर टू निडल टाइम स्ट्रोक। नाउ लेट अस डिस्कस कि हमें कैसे पता चलेगा, लाइक अगर आप जैसे नॉर्मली लेमैन पर्सन हो, आप हॉस्पिटल में हो या आप कहीं आउट ऑफ हॉस्पिटल कोई केस है, वहां हम कैसे आइडेंटिफाई करें दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रोक। जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस हो जाएगा, पल्स नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। स्ट्रोक का ही वैसे ही एक असेसमेंट टूल है जिसके बेसिस पे हम असेस करते हैं, दिस इज बी फास्ट। बी का मतलब पेशेंट का जो बैलेंस होगा, वो पेशेंट कहीं ना कहीं अपना बैलेंस लूज करेगा, चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगा, आंखें जो होगा विजन उसका ब्लर्ड होने लगेगा, एक साइड का फेस नीचे इस तरीके से क्या होगा, ड्रोलिंग करेगा। मतलब आप ऐसे देखोगे जैसे एक तरफ के उसके जो लिप्स हैं या जो आई है वो ऐसे हो गए, राइट, तो इसे बोलते हैं ड्रोलिंग। पेशेंट का एक साइड का आर्म और लेग का वीकनेस होगा। स्पीच, कुछ पेशेंट जब बोल रहा होगा तो बहुत जम्बल्ड होंगे, मतलब बहुत मुश्किल आ रही होगी पेशेंट को। इट माइट बी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ऐसे पेशेंट ऐसे करेगा, ओ मुझे ऐसे, इस तरीके से वो ट्राई करेगा बट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, क्योंकि एक साइड क्या हो रहा है, हेमीपैरेसिस फॉर्मेशन हो रहा है। एंड लास्ट आता है टाइम। सो बी फास्ट एक निमोनिक है जो हम यूज करते हैं याद करने के लिए। बी मतलब बैलेंस, ई मतलब आई, ब्लड विजन होगा, एफ मतलब फेशियल ड्रिलिंग, ए मतलब आर्म, एस मतलब स्पीच, टी मतलब टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन टाइमली पेशेंट को जो है हमें शिफ्ट करना है, एंड विद इन 60 मिनट पेशेंट को डोर टू निडल टाइम हमें अचीव कराना है, तभी हम स्ट्रोक के पेशेंट को उसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा हो पाएगा, इंक्रीज हो पाएगा, एंड उसे सेव कर पाएंगे उसकी लाइफ को, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब ब्रेन के फंक्शन डिसरप्ट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, नमनेस होगा, पूरा एक साइड का जो बॉडी होगा वो क्या हो जाएगा, हेमीप्लेजिया हो जाएगा, फेस, आर्म, लेग, यस, हेमीप्लेजिया हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरास्थीशिया, पैरास्थीशिया, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, जो आपके एक्सट्रीमिटीज होते हैं पेशेंट के वहां, मेंटल स्टेटस चेंज होगा, ब्लर्ड विजन होगा, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाएगा, सेंट्रल विजन दिखेगा, एंड मेनी टाइम जहां जिस साइड पेशेंट का इन्वॉल्व है हेमीप्लेजिया, वो साइड का विजन बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाएगा, पेशेंट को वहां उस तरफ कुछ नहीं दिखेगा, राइट। सो वो भी हमें ध्यान रखना है। अटेक्सिया, पेशेंट का गेट बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड होगा, पेशेंट अपने दोनों पैर इसके इकट्ठे करके एक साथ सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, राइट। सो अटेक्सिया हो जाएगा। डिसआर्थरिया मतलब पेशेंट विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग द वर्ड। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना भी नहीं, कुछ निगलने में दिक्कत होगा। एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव अफेसिया, एक्सप्रेसिव अफेसिया क्या होता है, जब पेशेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग बट पेशेंट फाइंड डिफिकल्टी टू एक्सप्रेस, पेशेंट को वर्ड नहीं मिलेंगे कि वो कैसे बोले, या तो बोले या लिखे, वो नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि उसे ये बोलना है, उसे पता है क्या बोलना है बट पेशेंट वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट,
वो बोल नहीं पाएगा। रिसेप्टिव में क्या होगा, आप कुछ भी बोलो पेशेंट उसको समझ ही नहीं पाएगा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, लिखा होगा तब भी नहीं समझ पाएगा, आप बोलोगे तब भी नहीं समझ पाएगा, राइट। सो पेशेंट विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स और द सेंटेंस। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी जो कि स्ट्रोक के साथ एसोसिएटेड होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे नंबर 1 डोर टू निडल टाइम होगा, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्रग मैनेजमेंट है वो है रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एल्टीप्लेस, टेनिक्टाप्लेस, ये सारे मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को, जो कि थ्रोम्बस को बर्स्ट कर दे, तोड़ दे, ब्रेक कर दे, राइट, एंड ब्लड सप्लाई मेंटेन कर सके। अब पेशेंट का क्योंकि सेरिब्रल जो ब्लॉकेज हुआ है वेसल्स में, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का आईसीपी बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या मेजर रख सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए व्हाट वी कैन डू, हम पेशेंट को ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं, मैनिटॉल, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जैसे कि आपका मैनिटॉल हो गया, मैनिटॉल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट जब भी ये देंगे हमें स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करना है, राइट। एंड पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज करने के लिए उसे पोजीशनिंग दे सकते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन, हेड ऑफ द बेड 15 डिग्री पे रखेंगे, हेड मिड लाइन पे रखेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है, कफिंग एंड स्नीजिंग, लाफिंग, ये सब अवॉइड करना है, जितना हो सके हेड को मिड लाइन पे रखना है, राइट। पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए देन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को। हेमोडायनेमिक मॉनिटर करना है, चाहे उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर हो, वाइटल साइन हो, राइट, पेशेंट का पल्स प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है। एंड एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट मॉनिटर करते रहना है, प्यूपल इक्वली जो है कंस्ट्रिक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है, ये सारे पार्ट को हमें करना है स्ट्रोक वाले पेशेंट को। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डोर टू निडल टाइम, जहां पे इमीडिएटली आपको पेशेंट का सिटी स्कैन कराना है एंड उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, या तो आप जो आपका जो प्लेग है उसको आप जो है तोड़ो, कैरोटिड एंड आर्टेरेक्टमी करो, या हेमिक्रेनियोटमी करो, ये 2 सर्जिकल मैनेजमेंट है ये। बट ये तभी परफॉर्म होते हैं जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स हो, तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नाउ वी ऑल नो कि नर्सिंग मैनेजमेंट डिपेंड करेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। जैसे आपको पता है पेशेंट का गेट जो है इम्पेयर्ड है, पेशेंट एक साइड बॉडी पैरालिसिस है पेशेंट का, पेशेंट को जो है एक विजन जो है जिस साइड से आपकी पेशेंट को हेमीप्लेजिया है उस साइड नहीं दिख रहा है। सो वी हैव टू मेक श्योर पेशेंट का जितना भी इंपॉर्टेंट कोई भी सामान है वो पेशेंट के विद इन द विजन विजुअल फील्ड में हो। पेशेंट से जब भी बात करेंगे उसके विजुअल फील्ड में आके करेंगे। हम पेशेंट को बार बार ये रिमाइंडर देंगे कि आपको अगर कोई जैसे इस साइड पे कोई टेबल कुछ रखा है, टेबल पे सामान, और आपको लग रहा है कि नहीं है कुछ भी, तो आपको टर्न करना है, आपको देखना है, तभी आपको क्लियरली दिखेगा, क्योंकि पेरिफेरल विजन लॉस है, राइट। फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए पेशेंट को प्रमोट करना है। Positioning is very important in order to minimize the increase intracranial pressure. Venous stasis को प्रिवेंट करना है, अदरवाइज पल्मोनरी एम्बुलिज्म होने का भी रिस्क हो जाएगा। धीरे धीरे पेशेंट को बैलेंस की प्रैक्टिस करानी है। देन पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग में इन्वॉल्व करना है। स्किन असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट होगा, प्रोन है प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट का, तो उसकी स्किन असेसमेंट है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, राइट। एंड यस, दीज आर द पॉइंट विच यू कैन इंक्लूड। जैसे अगर हमें पेशेंट को आपका हेमीप्लेजिया है, पेरिफेरल विजन लॉस है, तो पेशेंट को हमेशा उस जगह से हमें अप्रोच करना है जहाँ पे उसका विजुअल परसेप्शन इंटैक्ट है, और जितनी भी चीज हो सके वो उसी साइड में रखिए, राइट। जब भी पेशेंट को एम्बुलेट करना है तो एम्बुलेट करते टाइम भी हमें ये याद रखना है कि आप पेशेंट के हमेशा साथ रखो। असिस्टिव एम्बुलेशन होना चाहिए, क्लियर। पेशेंट को व्हील चेयर पे बिठाना है तो भी आपको व्हील चेयर पे क्लियरली पेशेंट को सपोर्ट देना है, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू द व्हील चेयर। एंड अदर देन दैट व्हाट वी कैन डू, हमें पेशेंट को ये बताना है कि आपको टर्न होना है, लुक दूसरे डायरेक्शन में भी देखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, पेशेंट ये फील करेगा कि मेरा एक हाथ नहीं है, मेरे एक तरफ का बॉडी पार्ट नहीं है। सो बीच बीच में बोलना है पेशेंट को कि आप अपना टर्न कर सकते हो, या उसके बॉडी पार्ट को विद इन द पेशेंट के जो विजुअल फील्ड है वहां पे जो है प्लेस कर सकते हो, जितना हो सके इस तरीके से पोजिशन दे सकते हो। रूम में प्रॉपर नेचुरल लाइटनिंग, इतनी लाइटनिंग रखनी है कि पेशेंट को पूरा दिखाई दे। आई ग्लासेस जो है यूज कर सकते हैं।
देन पेशेंट को जो है रिमाइंड करते रहना है कि अदर साइड ऑफ द बॉडी को भी आपको जो है ऐसा नहीं लगना चाहिए पेशेंट को, स्पेशली जो पेरिफेरल विजन लॉस होता है, हेमी पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं, कि उन्हें अदर साइड ऑफ बॉडी वो देख सके, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं जो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं इन अ स्ट्रोक पेशेंट। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रोक पेशेंट। आई होप ये आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी स्ट्रोक के रिलेटेड ये क्लियर होगा। बेसिक पता होना चाहिए सीवीए इज स्ट्रोक एंड विच इज basically because of two reasons, ischemic and hemorrhagic, right? So I hope this section is clear to all, and till then stay happy, stay healthy, and we'll see you all with another interesting topic.